नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इथाइलिन हार्मोन का प्राप्ति स्थल क्या है? इथाइलिन हार्मोन का जो जैव संश्लेषण है, जीव आमापन क्या है? और इथाइलिन हार्मोन के कारण पादपों में क्या प्रभाव होते हैं और पादपों की जो कार्य विधि होती है उसमें इथाइलिन हार्मोन का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने पिछली कालांश में जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इससे अगला जो हार्मोन हमारा आता है वो है इथाइलिन हार्मोन। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हो कि इथाइलिन जो हार्मोन है उसका नाम इथाइलिन के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि इथाइलिन वैसे तो क्या है कि एक प्रदूषक गैस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्रदूषक गैस। प्रदूषक गैस मानी जाती है इथाइलिन। परंतु होता क्या है कि ये जो प्रदूषक गैस है ये भी अल्प मात्रा में, यदि इसकी बात करें तो अल्प मात्रा में कहीं ना कहीं ये पादपों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। चाहे वो पादपों की वृद्धि के लिए लीजिए, चाहे वो पादपों का डेवलपमेंट है, पादपों का इलॉन्गेशन है, पादपों का जो मेल फ्लावर निर्माण में है, चाहे उसकी जीर्णता में देरी मान लीजिए, या सीड जर्मिनेशन मान लीजिए, या जड़ों की रेडिकल जो ग्रोथ होती है उसके लिए उपयोगी मानी जाती है। तो हम बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन की। तो सबसे पहले हम बात करें खोज की, तो खोज में आपका एक वैज्ञानिक का नाम आता है डी.एन. नेल जूबो। डी.एन. नेल जूबो। डी.एन. नेल जूबो ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इथाइलिन गैस को खोजा था। उन्होंने संतरा के जो पके हुए जो फल हैं उसके अंदर सबसे पहले इस गैस को खोजा था। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि यदि इथाइलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो फल होते हैं वो फल बहुत ही कम समय में पक सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी माना है कि यदि भरे गाड़ी या कोई ट्रक है उसको यदि टर्मिनल मार्केट या मंडी में भेजा जाए और उसमें यदि 2 या 5 लौंग रख दी जाए तो वो पके हुए जो फल हैं वो खराब हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इथरेल जो हार्मोन होता है उसका इतना प्रभाव होता है जिसकी वजह से इस हार्मोन के कारण पादपों में ऐसी गतिविधियां या उपापचयी क्रियाएं होती है जिससे पादपों में जो फल होते हैं वो बहुत ही कम समय में पक जाते हैं। और कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिन फलों को हम कच्चे ही तोड़ते हैं, यानी कि वो फल पादप के ऊपरी भाग पर पकते नहीं हैं। तो थोड़ा सा हम बात करें जो फलों की, तो फल कितने प्रकार के होते हैं? फल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक, और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। अब प्रश्न ये उठता है कि क्लाइमेट्रिक फल कैसे होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फल कैसे होते हैं। क्लाइमेट्रिक का मतलब ऐसा, क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे पादपे जिन पर फल केवल पादप पर ही पकते हैं और पकने के पश्चात उन फलों को तोड़ा जाता है, तो ऐसे जो फल कहलाएंगे वो क्लाइमेट्रिक फल कहलाएंगे। जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक फल ऐसे फल होते हैं जो पादप पर पकते नहीं हैं, जबकि उनको बाहर से या कृत्रिम रूप से आसानी से पकाया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं। तो कहने का मतलब यदि क्लाइमेट्रिक की बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसे फल देखे होंगे
जो पादप के ऊपर ही पकते हैं, उनको हम बाहरी छोर से कभी भी नहीं पकाते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए आप नींबू, आंवला, और अंगूर। ये ऐसे फल हैं, नींबू, आंवला और अंगूर ऐसे फल हैं जो केवल पादप के ऊपर ही पकते हैं। हम अतिरिक्त कोई हार्मोन देकर के इन्हें फलों को पकाते नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि नींबू, आंवला और जो अंगूर है वो किस श्रेणी में आएंगे? क्लाइमेट्रिक श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ऐसे फलों को हमें बाहरी रूप से नहीं पकाते, वो पादप पर ही पकते हैं। तो वो क्या हो गए? क्लाइमेट्रिक फल हो गए। नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं, ऐसे फल जो पादप के ऊपर नहीं पकते हैं, उनको हम बाहरी छोर से कोई भी हार्मोन देकर के और उनको आसानी से पका सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक फल। जैसे मान लीजिए केला है, पपीता है। आपने सुना भी होगा, कभी भी केला अपने पेड़ के ऊपर नहीं पकता है। केले में जो फल होते हैं वो केवल मात्र अपने जीवन काल में एक ही बार आते हैं। और पपीता भी क्या होता है, कभी भी इनको क्या होता है कि ये जो पपीता है, केला है, ये पादप के ऊपर नहीं पकते, बल्कि इनको कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। चाहे बर्फ की सिल्लियों में रख करके पकाया जाए, चाहे बाहरी तापमान को कम करके पकाया जाए, चाहे धुआं दे करके पकाया जाए, या कृत्रिम रूप से इथेनॉल हार्मोन दे करके पकाया जाए, या प्रशीतन केंद्रों में पकाया जाए। तो ये कई विधियां होती है। पादपों में जो पाए जाने वाले फल हैं उनको पकाने की कई विधियां होती है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक ये दो प्रकार के फल होते हैं। उसके बाद में हमारी डिस्कवरी हो गई थी, खोज हो गई थी। तो खोज की बात करें तो खोज किसने की थी? D.N. नेल जूबो वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? इथेनॉल हार्मोन की खोज की थी। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल का मतलब क्या होता है कि ये जो हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन है, वो कहां कहां पाया जाता है? तो पादप की जनरली हम बात करें तो पादप के जड़, तना, पत्तियां और परो है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम। इसमें सबसे ऊपर क्या है? मेल फ्लावर यानी कि नर पुष्प है। नीचे स्टेम इलोंगेशन है यानी कि तने की वृद्धि का बताया गया है। एब्सिशन इसके अंदर जीर्णता को दर्शा रहा है। सेंस्केंस। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पादप के जो भी भाग हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो, पुष्प हो, कोई भी पार्ट हो, तो उन सभी पार्टों में प्राप्ति स्थल जो इथाइलिन है वो पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके जैव आमापन की। जैव आमापन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे को यदि हार्मोन की उपस्थिति के बारे में ज्ञात करना है तो इस हार्मोन की उपस्थिति का हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसका पता लगाने के लिए हमारे को क्या करना होगा? कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग के लिए हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक इथाइलिन हार्मोन का जो है उत्पाद ले लीजिए। इस उत्पाद को क्या करते हैं? कोई भी ऐसे एक पात्र में रख लीजिए और इस पात्र में रखने के पश्चात जो कुछ पादपों के जो बीज हैं या कोई भी पादप मान लीजिए जब उत्पन्न हो जाता है, पादपक जिसे हम बोलते हैं, प्लांटलेट्स, तो उसमें भी हम कृत्रिम रूप से इथेनॉल हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोशिकाओं का ये क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है और कोशिकाएं विभाजित होकर के और एक नए पादप को उत्पादित कर लेती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पादप में जो होता है ये इथेनॉल हार्मोन की वजह से होता है।
आप इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। कोई भी जो नवोद्भिद जो पादप है, उन नवोद्भिद पादपों में ऐसी प्रक्रिया हमारे को देखने को मिलती है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये क्या है, कोई भी आप पार्ट ले लीजिए, कोई भी प्लांट का पार्ट ले लीजिए, उसको ये क्या है, इथाइलिन हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन है। इस इथाइलिन हार्मोन का जो मिक्सचर है, मीडियम है, इसके अंदर इसको संरक्षित कर लो, संरक्षित करके इसका मीडियम तैयार करके और इसमें जो उपस्थित जो प्रत्येक जो कोशिका है उनमें विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि उसकी कोशिकीय पूर्ण शक्तता होती है। प्रत्येक कोशिका में अपने समान नए पादप को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस कारण से ये क्या होता है, कोशिकाएं डिवीजन करके और प्रत्येक कोशिका एक नए पादप को उत्पादित कर देती है, एक नए पादप को बना लेती है और संपूर्ण ये जो पादप होता है इसका निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार ये इसका जैव आमापन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन के जो कार्य हैं और प्रभाव की बात करते हैं। कार्य और प्रभाव, कार्य एंड प्रभाव। सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो क्या है, सबसे पहला जो फल परिपक्वन, फल परिपक्वन, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि इथाइलिन जो हार्मोन होता है उसका महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो क्या होता है, फल परिपक्वन। फल परिपक्वन से तात्पर्य हमारे को यहाँ पर देखना होगा कि ये एक ऐसा हार्मोन होता है कि इस हार्मोन को यदि निश्चित अनुपात में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित विधि के अनुसार यदि इस हार्मोन का पादपों पर छिड़काव किया जाए तो इसमें उत्पन्न जो फल हैं वो समय से पहले पक जाते हैं और उन फलों को हमारे को लागत की तुलना में उत्पादन अधिक मिल सकता है। तो कहने का मतलब फल का जो परिपक्वन है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, इथाइलिन हार्मोन के कारण होता है। दूसरा है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की बात करते हैं। विद्यार्थियों आप जानते हो कि कोशिका विभाजन क्या होता है, यानी कि एक कोशिका अपने समान यदि दो कोशिकाओं या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर ले तो उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन कई प्रकार का होता है, परंतु इसमें हमारे को पादप में आपको दिखाई दे रहा होगा सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन के कारण ही कोशिका में उत्पन्न जो ऊतक होते हैं वो अपनी संरचनात्मक और क्रियात्मक गतिविधियों के कारण एक संयुक्त कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण ही जो पादप में उत्पन्न जो कोशिकाएं हैं वो जीवित अवस्था में पाई जाती है। तो कोशिका विभाजन हो गया। तीसरे हम पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि तना विवर्धन। तना विवर्धन, तना विवर्धन की बात करते हैं तो आप जानते हो कि जो संपूर्ण जो पादप की संरचना होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, जड़, तना और पत्तियां। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो जड़ होती है, क्योंकि जड़ ही एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा भाग होता है जिस पर संपूर्ण जो पादप होता है वो टिका हुआ होता है। जिस प्रकार से मेरा शरीर है, मेरे शरीर का जो निचला जो हिस्सा है, यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, जैसे पैर हैं, तो उसी प्रकार पादपों की जो पैर हैं वो क्या है, जड़ है, क्योंकि जड़ पर ही संपूर्ण पादप खड़ा होता है। तो यहाँ पर तने की बात करते हैं तो जड़ के ऊपरी जो भाग पाया जा रहा है वो क्या है, तना है। और आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है स्टेम इलोंगेशन अर्थात तने का विवर्धन। तना कई प्रकार से वृद्धि करता है और लंबवत लगातार वृद्धि करता हुआ एक लंबवत इस हार्मोन के कारण हम कई प्रकार की फसलों में, कई प्रकार के जो फलीय पौधे हैं उनमें भी इस हार्मोन का छिड़काव करके हम तने का विवर्धन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो क्या है, जीर्णता में देरी।
जीर्णता में देरी से तात्पर्य ये है कि आप जानते हो, चाहे मानव शरीर मान लीजिए या पेड़ पौधों के शरीर की बात करें, तो कोई भी जो पादप होता है या कोई भी जो मानव शरीर की बात करें, तो कोई भी मान लीजिए कोई भी पादप जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु एक तो समय से पहले मृत्यु हो जाए और एक उसका जो संपूर्ण जीवन काल व्यतीत होने के बाद में मृत्यु हो, तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है, जीर्णता में देरी का मतलब क्या होता है, जीर्णता यानी होता है बुढ़ापा या अंतिम अवस्था। जब उसकी वृद्धावस्था आ जाती है पेड़ की, तो वृद्धावस्था में ये देरी करता है, यानी कि ये वृद्धावस्था को कुछ लंबे समय तक बढ़ा देता है। यानी कि कोई पौधा 15 साल जीवित रहेगा तो ये उसको 18 से 20 साल तक कर देता है। अनावश्यक रूप से कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने देता है। इस हार्मोन की इतनी सर्व क्षमता होती है, इसके कारण पादप में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता और पादप एक संपूर्ण निरोगी और स्वस्थ पादप के रूप में उत्पादित होता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है, बीज अंकुरण। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उस फसल में को उगाने के लिए हमारे को बीजों की आवश्यकता होती है। और चाहे आप गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, कोई भी फसल ले लीजिए, उस फसल में हम करते क्या हैं कि उन बीजों को पहले किसी ना किसी रसायन के अंदर हम डुबो करके उसको हम क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं, उसको बीजो उपचार बोलते हैं। तो उसका क्या कारण है, उसका कारण यही है कि यदि उन बीजों को हम बीजो उपचार कर ले तो उसमें किसी भी प्रकार के जो कीट पतंगे हैं, अनावश्यक जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं और अनावश्यक जो कचरा है वो बाहर हो जाता है और किसी भी प्रकार की बीमारी का साधारणतया आक्रमण नहीं होता है। तो बीज अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने माना है कि यदि इथाइलिन हार्मोन को यदि इससे विरंजित या बीजोपचार किया जाए तो कुछ हद तक बीमारियां, कीट पतंगे उन पादपों के पास में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं रेडिकल ग्रोथ। रेडिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलांकुर। मूलांकुर वृद्धि। मूलांकुर वृद्धि की बात करते हैं तो एक जो बीज होता है उस बीज के दो पार्ट होते हैं। मान लीजिए ये कोई बीज है, इस बीज के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। इस पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलांकुर। और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांकुर। इसका मतलब क्या होता है, रेडिकल पार्ट का मतलब क्या होता है, ये बीज का निचला भाग होता है और पादप में हमेशा ये जड़ तंत्र का निर्माण करता है, रेडिकल पार्ट। इसी प्रकार जो प्ल्यूमूल जो भाग होता है वो बीज का ऊपरी भाग होता है और ये किसका निर्माण करता है, प्रांकुर भाग का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेडिकल और प्रांकुर या रेडिकल और प्ल्यूमूल ये जो भाग होते हैं ये कहीं ना कहीं बीज में उत्पन्न जो पादप है उसको सार्वत्रिक वृद्धि करने के काम में लिया जाता है। तो ये मूलांकुर में जो वृद्धि का जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो किसके कारण से होता है, इथाइलिन हार्मोन के कारण से होता है। तो इस प्रकार आज हमने इथाइलिन हार्मोन की परिभाषा के बारे में, इथाइलिन हार्मोन के जीव आमापन क्या है, इथाइलिन हार्मोन का क्या कार्य है और क्या प्रभाव है, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।